दोस्तों जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, उसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी किसकी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे क्या बनाया जाता है। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है कि आय और व्यय खाता। आय और व्यय खाता दोस्तों जैसा कि मैंने बताया भी था और हमें पता है कि ये संस्थाएं जो होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं पहले भी। इसीलिए दोस्तों ये क्या नहीं बनाती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाती, क्योंकि जो लाभ में व्यापार करती है ना, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो व्यापारिक संस्थाएं होती है वो तो क्या क्या बनाती है आपको पता ही है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट ये बनाती है। लेकिन दोस्तों ये संस्थाएं क्योंकि लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए क्या नहीं बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाती। उसकी जगह दोस्तों क्या बनाते हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं कि भैया वर्ष के दौरान हमारी इनकम इतनी हुई है और हमारे एक्सपेंडिचर इतने हुए हैं। उसके बाद दोस्तों क्या कैलकुलेट करती है, ये डेफिशिएट हुआ है हमें या सरप्लस हुआ है, मतलब खर्चे हमारे ज़्यादा हुए हैं कि आय हमारी ज़्यादा हुई है। समझ रहे आप बात को, कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं कि आय ज़्यादा है। तो उसका हिसाब किताब देखती है कि भैया अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमें क्या होगा, सरप्लस होगा, और एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, हमारे डेफिशिएट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ये संस्थाएं देखती है। अब दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। आइए, बहुत ही जरूरी ये बात बनाते समय आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो दोस्तों पहली हमारी बात जो है ये है कि बोले भैया ये जो खाता है वो एक्यूरल बेसिस पे तैयार किया जाता है, मतलब उपार्जन आधार पर तैयार किया जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है उपार्जन आधार पर, कि भैया यदि कोई आय कमा ली गई है, यदि कोई आय कमा ली गई है, चाहे वे रिसीव हुई हो कैश में या नहीं हुई हो, यदि हमने कोई आय कमा ली है इस अकाउंटिंग पीरियड की, है ना, यदि कोई आय हमने कमा ली है तो भैया वो कैलकुलेट होगी कि मैं इनकम। इसी प्रकार यदि कोई खर्चा हमारा ड्यू हो चुका है, कोई खर्चा हमारा ड्यू हो चुका है, चाहे हमने चुकाया हो या नहीं चुकाया हो, चाहे हमने चुकाया हो या नहीं चुकाया हो, वो कैलकुलेट होगा भैया। ठीक है, खर्चों में कैलकुलेट होगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों उपार्जन आधार, कि बोले भैया कोई भी खर्चा हो, आय हो, या तो कमाई नहीं गई या चुकाई नहीं गई, लेकिन अगर ड्यू हो चुका है, अगर उस पर दायित्व आपका बन चुका है, उस पर अधिकार आपका बन चुका है, तो भैया वो कैलकुलेट होगा। ये है। लेकिन दोस्तों ये सभी चीजें जो है, ये जो भी इनकम है या एक्सपेंडिचर है, इसी मतलब जिसके लिए आप खाता बना रहे हैं ना, जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए आप खाता बना रहे, उसी अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित होने चाहिए। अगर आप 2021-22 के लिए बना रहे हैं तो जो भी आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर आप बता रहे हैं वो उसी अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित होने चाहिए, न कि पहले वाले से या फिर अगले वाले से। ठीक है, उसी अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो रही इसकी बात। अगर दोस्तों और हम इसमें बातें करें तो एक बात और ध्यान में रखनी है कि भैया इसका कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। इस खाते में कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, वो या तो सरप्लस होता है या डेफिशिएट होता है। क्लोजिंग बैलेंस हम उसको नहीं बोलेंगे। देखो क्या होगा, या तो खर्चे ज्यादा होंगे या आय ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो या तो सरप्लस होगा या डेफिशिएट होगा। तो वो क्या है, वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। उसको दोस्तों हम अगले वर्ष लेकर नहीं जाएंगे, उसको हम अगले वर्ष लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम उसको कैपिटल फंड से एडजस्ट करेंगे, बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में। बोले भैया सरप्लस है तो जो भी कैपिटल फंड है हमारा उसमें जुड़ जाएगा, और डेफिशिएट है तो सरप्लस में से घट जाएगा। कहां लिखा जाता है कैपिटल फंड, लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे। ठीक है, और दोस्तों और क्या, और दोस्तों इस खाते में सभी एडजस्टमेंट किए जाते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो, कि इनकम हो, कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, डाउटफुल डेब्ट्स हो, लॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स हो। इस तरह के सभी एडजस्टमेंट का लेखा जो है इसमें किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी ये खर्चे और आय है वो रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए।
मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने चाहिए, रेवेन्यू इनकम होनी चाहिए। अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने वीडियो बनाया है इस पर, बहुत अच्छा वीडियो, आप जाके देख सकते हैं, आपके सारे डाउट इस टॉपिक पे क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या बताया दोस्तों मैंने कि रेवेन्यू नेचर के खर्चे होने चाहिए। अब मेनली रेवेन्यू नेचर के खर्चे कौन से होते हैं, जिनका लाभ हमें उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, जिनका लाभ हमें उसी लेखावधि में मिलता है जिस अवधि में हम खर्चे करते हैं। जबकि कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंसेज या इनकम होती है, जैसे कैपिटल एक्सपेंसेज क्या होते हैं, जैसे कोई हम असेट्स परचेज करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, मतलब जिनका लाभ हमें आने वाले कई सालों तक मिलता है, वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसी तरह दोस्तों कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम भी होती है, ठीक है। जैसे रेवेन्यू इनकम यदि हम नॉन ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं के संदर्भ में बात करें तो जनरल डोनेशन हो सकती है, रेंट रिसीव्ड हो सकता है। अब जो रेंट हमें रिसीव हो रहा है वो कौन सी इनकम है दोस्तों, हमारी उसी साल की इनकम है ना। इसके अलावा दोस्तों सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर, तो ये जो इनकम होती है वो रेवेन्यू नेचर की होती है। मतलब अगर कंपैरिजन करेंगे कैपिटल इनकम में और रेवेन्यू इनकम में, तो छोटे अमाउंट वाली जो इनकम होती है ना वो रेवेन्यू कहलाती है, जनरल बात बता रहा हूँ मैं। और कैपिटल इनकम में के एग्जांपल दोस्तों जैसे हो सकते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, इस संदर्भ में, किसमें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में। अब देखो लाइफ मेंबरशिप फीस, इसके अलावा क्या हो सकता है, कोई भी बड़ा अमाउंट, कोई इंश्योरेंस हमने क्लेम किया हो तो बड़ा अमाउंट हमें मिला हो, कोई स्पेसिफिक डोनेशन हमें मिली हो। जनरल डोनेशन रेवेन्यू इनकम, क्योंकि छोटा अमाउंट होगा, कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिली है हमें किसी कार्य के लिए तो वो बड़ा अमाउंट होगा, वो कैपिटल इनकम में कैलकुलेट होगी। मतलब कोई भी बड़ा अमाउंट हो, कोई बड़ी डोनेशन हो, लाइफ मेंबरशिप फीस हो, सेल ऑफ फिक्स असेट्स हो, ठीक है, इस तरह के कुछ क्या आते हैं, कैपिटल इनकम में आते हैं। तो इन सभी चीज़ों का दोस्तों हमें ध्यान रखना है क्या बनाते समय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक फॉर्मेट की। तो दोस्तों कोई सा भी अकाउंट हो उसमें दो साइड होते हैं, आपको पता ही है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं जनरली, सभी खर्चों को डेबिट करो, सभी आय को क्रेडिट करो, ये रूल है, सुना ही होगा आपने। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर, एंड क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, इनकम। तो एक्सपेंडिचर में दोस्तों क्या क्या आ सकता है कि भैया सैलरी है तो वो आ सकती है, रेंट है वो आ सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम है वो आ सकता है, ऑडिट फीस है वो आ सकता है। ये दोस्तों कौन से समय की आएगी, जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम ये खाता बना रहे हैं, जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम ये खाता बना रहे हैं। अगर पिछले साल की है कोई बकाया तो वो हम लेस कर देंगे, और इस साल के अंत में कोई बकाया रह गई है तो वो हम जोड़ देंगे। इस साल का जो माल मटेरियल है ना वो हमें कुल मिलाकर लिखना है। इसके अलावा दोस्तों एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ सकता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस आ सकते हैं, डेप्रीशिएशन आ सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स आ सकता है, कोई रिपेयर्स आ सकते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ सकती है। तो इस तरह के कुछ खर्चे आ सकते हैं किसमें, एक्सपेंडिचर में। यदि दोस्तों इनकम की बात की जाए तो सब्सक्रिप्शंस आ सकता है, एडमिशन फीस आ सकती है, जनरल डोनेशन आ सकती है। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती है, कैपिटल, जबकि जनरल डोनेशन को क्या मानते हैं हम, रेवेन्यू इनकम, ठीक है। तो जनरल डोनेशन आ सकती है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आ सकता है, रेंट रिसीव हुआ वो आ सकता है, हमें कोई प्रॉफिट हुआ हो फिक्स एसेट्स पे वो आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी हमारा रेवेन्यू इनकम हो तो वो आ सकता है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे दोनों तरफ का, एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे, इनकम कैलकुलेट करेंगे। अगर दोस्तों इनकम ज़्यादा आ रही है तो डेबिट साइड में कम पड़ेगी राशि, तो डेबिट साइड में हम नीचे लिखेंगे जितनी भी राशि कम पड़ी है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे, जो भी अंतर आ रहा है उसको लिखेंगे दोस्तों सरप्लस के नाम से, ठीक है। और अगर दोस्तों एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहे हैं खर्चों से, मतलब इनकम से ज़्यादा आ रहे हैं एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा कि डेफिशिएट आएगा, किस साइड में, इनकम की साइड में। एक्सपेंडिचर ज़्यादा इनकम कम, तो हम डेफिशिएट लिखेंगे किस साइड में, इनकम की साइड में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसका फॉर्मेट समझ में आया होगा, और जो बातें मैंने बताई है इसको बनाते समय वो भी आपको समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आने वाले वीडियो में क्या देखेंगे, हम इसके प्रैक्टिकल सवाल भी कुछ करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।